माँ बनना हर औरत की एक गूढ़ इच्छा है और हर कपल और फैमिली की एक इच्छा होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रिचा शर्मा है। मैं एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। मुझे 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे कि आईवीएफ क्या है, ये कहाँ किया जाता है, इसमें क्या कंट्राइंडिकेशंस रहती हैं और इसके और क्या अल्टरनेट ऑप्शंस रहते हैं। आईवीएफ को समझने से पहले हमें बेसिक्स की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम समस्या के रूट कॉज तक नहीं पहुंच सकते। आईवीएफ बेसिकली टर्म का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आम भाषा में बात करें, इट्स कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हाँ मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है या मुझे आईवीएफ कराना है। अभी एक और टर्म है जो पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्सी, दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये टर्म्स को हम सबको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ को समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिक्स क्या है। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, जब भी कोई कपल प्लान करता है कि उन्हें बच्चा चाहिए, एक भावी जो माता पिता होते हैं, तो उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं। सबसे पहले हो जाता है कि आपका क्लिनिकल एज क्या है। क्लिनिकल एज का मतलब है कि एक तो होती है बायोलॉजिकल, एक होती है क्लिनिकल एज, कि आपका एज क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल को। फिर दूसरा आ जाता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जांच में आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्टिलिटी स्क्रीनिंग। उसमें आ जाता है मेल फैक्टर में आ जाते हैं शुक्राणु, जिसमें उनकी गति, संख्या और स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है। फिर फीमेल्स में कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिनमें देखा जाता है अंडे की स्थिति, कि उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसी है, आपकी यूट्राइन कैविटी कैसी है, गर्भाशय कैसी है, उसमें कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, और फेलोपियन ट्यूब्स जो नलियाँ होती हैं, जो एक्चुअल में इनसाइड कनेक्शन होता है मेल और फीमेल का, उसकी स्थिति कैसी है। तो जब ये 4 फैक्टर्स पे वर्क किया जाता है, इसके लिए कुछ जांचें की जाती हैं, खून की जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, आदमी में सीमन पैरामीटर्स किए जाते हैं, ये बेसिक आ जाता है। ये देखने के बाद फिर एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि कहाँ पे समस्या है। अब समस्या की बात करें कि मान लीजिए किसी को यूट्राइन फैक्टर है, कि किसी के बच्चेदानी में ऐसा प्रॉब्लम है कि उसमें लाइनिंग नहीं बन रही, तो वो एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाता या सिंपल मेजर से कंसीव नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली हमें फिर आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। आर्टिफिशियल तरीके से अंडों को ग्रो करके, दवाइयों के ज़रिए से बच्चा बना के, भ्रूण बना के, फिर वो बच्चेदानी में तब ट्रांसफ़र किया जाता है जब वो लाइनिंग अच्छी हो। और फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है ट्यूबल फैक्टर का मतलब है कि मान लीजिए जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो इनसाइड एग्स और स्पर्म्स को यूनाइट करने में मददगार होती हैं। उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। मान लीजिए आपके सारे फैक्टर्स ठीक हैं, अगर आपकी ट्यूब्स ही सही नहीं हैं, सही का मतलब 2 मायने होते हैं। एक सही होता है कि उसकी एनाटॉमी, वो स्ट्रक्चर में ठीक है, और एक है कि उस स्ट्रक्चर में भी ठीक है और वो फंक्शन भी कर रही है। अगर मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर ठीक है बट वो फंक्शनल नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके आगे कुछ टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ऑक्टोपस में होते हैं। अगर ये चीज़ फंक्शनल नहीं है, ये डैमेज्ड है किसी भी वजह से, सीलियरी डैमेज है, मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी की सर्जरी हुई, किसी को टीबी हो गया, तो ये ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर वो डैमेज है तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ नो यूज़, या वो ब्लॉक्ड है या वो कटी हुई है। मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी यंग एज में, व्हेन शी वाज वेरी यंग, एडोलेसेंट थी, तो शी हैड सम सर्जरी। उसमें उनका वो पूरा ट्यूबोवेरियन जो पार्ट होता है, ट्यूब और ओवरी, वो दोनों ही निकाल दिए थे। ऑब्वियसली वहाँ पे जब ट्यूब जो है हमारी एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम कोई भी जो नॉर्मल या सिंपल तरीके का इलाज है, चाहे वो नेचुरल तरीके से है या डॉक्टर आपको बताते हैं हाँ आप ये डेज में ट्राई करिए, जैसे हम टाइम्ड इंटरकोर्स कहते हैं, या आजकल काफ़ी सारे ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट्स आ गए हैं, इवन काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, इंडिया और अब्रॉड में तो अवेलेबल हैं। अभी क्या वो गैजेट्स आती हैं, गैजेट्स आती हैं, जैसे आपकी एप्पल वॉच होती है वैसे गैजेट्स होते हैं दैट एक्चुअली डिटेक्ट द हार्मोन लेवल्स। फिर सिंपल तरीक़ों में एक आ जाता है IUI, आ जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन।
सो अगर आपके ट्यूब सही हैं और बाकी सब फैक्टर्स ठीक है तभी इनका रोल आता है। अगर ट्यूब्स डैमेज हैं तो वो एक फर्स्ट इंडिकेशन आ जाता है जिसमें हम IVF करते हैं। बिकॉज उस केस में अगर आपका जो ब्रिज है, मान लीजिए आपको एक पॉइंट से आपके दो हैं, एक पोजीशन है, एक दूसरी है, अगर आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो आपका जो कनेक्शन ब्रिज है अगर वो ही गायब है, वो ही ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है, तो ऑब्वियसली वो संभव ही नहीं है। तो उस केस में फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि मान लीजिए किसी को ओवरीज का इशू है। ओवरीज का इशू क्या हो सकता है? सबसे पहले है जो अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं, या एक मिथ्स भी है लोगों को कि हाँ मुझे सिस्ट होगी। सिस्ट काफ़ी लोगों को स्केयर है, ओवेरियन सिस्ट होगी, किसी को PCOD है तो वो भी सिस्ट है। अब सिस्ट क्या होती है? सिस्ट बेसिकली क्या होता है कि हर साइकिल में, हर महिला में जब अंडा रिलीज होता है, अंडा बनता है, बिकॉज देखो प्रकृति तो अपनी तैयारी करेगी बच्चे के लिए। इंसान प्रेग्नेंट होता है, गर्भाशय में गर्भ ठहरता है, नहीं ठहरता है, वो सबका डिफरेंट रहता है, वेरी करता है। प्लान क्या है, समझ रहे? बिकॉज उस टाइम अंडे और शुक्राणु दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। मान लीजिए क्या है, नॉर्मली भी फॉलिकल जब ग्रो करता है उसके बाद डे 14 पे मिड साइकिल पे एग रिलीज होता है जिसे ओवुलेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जनरली वो सिस्ट की फॉर्म ले लेता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटेल सिस्ट कहते हैं। नॉर्मली क्या है, हर साइकिल में, हर महिला में ये चक्र चलता है, ये साइकिल चलता है, बट वो सिस्ट जनरली क्या है, वो कोलैप्स कर जाता है, वो अपने आप वैनिश हो जाता है। बट कुछ फीमेल्स में अगर उनकी टेंडेंसी है या किसी कारणवश से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो सिस्ट अगर डिसअपियर नहीं होता, वो परसिस्ट करता है और उसका अगर साइज़ बढ़ता जाता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा है कि किस टाइप का सिस्ट है। अब जैसे किसी को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, किसी को सिंपल सिस्ट है, किसी को PCOD है, डिपेंड करता है। ये कंडीशंस एक तरफ होगी। अब ये कंडीशन में भी फर्दर डिवीजन आ जाता है। अगर तो आपका सिंपल सिस्ट है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको मे भी मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या इफ़ रिक्वायर्ड इंटरवेंशन अगर रिक्वायर्ड है सर्जिकल तो की जाती है। और दूसरा सिस्ट आ जाता है किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, तो वो केस में जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, वो केस में क्या होता है, ओवेरियन डैमेज होता है। एंडोमेट्रियोसिस इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो डे बाय डे बढ़ेगी, डैमेज करेगी। उस स्थिति में क्या होता है, आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स कम होने का स्कोप रहता है एंड आपका प्रेगनेंसी चांसेस भी घट जाता है। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जिसमें ओवेरियन फैक्टर आ जाता है। फिर दूसरा है कि मान लीजिए किसी का अंदर जो ओवरी है, अंडेदानी है, और जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब से वो जुड़ जाती हैं, उसे टीओमास कहते हैं। जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं, उनको एक कंडीशन होती है PID, तो वो केसेस में टीओमासिस बन जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है जिसमें IVF किया जाता है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है, मान लीजिए जेनेटिकली किसी को ऐसा फैमिली हिस्ट्री है कि बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ हुई या रिपीटेड मिसकैरेज हुए क्योंकि कोई ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था, तो वो केस में भी एक ओवेरियन फैक्टर आ जाता है। चौथा आ जाता है कि मान लीजिए किसी का फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे किसी की मदर की साइड से ही है कि उनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ। उसका मतलब है कि बिलो 40 ईयर्स ही आप में अंडे की काफ़ी ग्रॉस समस्या आ गई। कभी तो बिलो 30 भी देखा जाता है, वो वेरी करता है कि कितना स्वेयर है। कभी कभी हम देखते हैं, क्या पता एक ही फैमिली की 2 सिस्टर्स हों, दोनों की ही ऐसे अंडे की समस्या है। हमारे ही अपने एक पेशेंट थे मुंबई में, सो बोथ सिस्टर हैड दिस इशू। तो डेफिनेटली जब एक को हमने डिटेक्ट किया तो उसके बाद दूसरे का भी स्क्रीनिंग किया गया, तो दोनों को इस तरह से डायग्नोसिस किया गया। सो ये एक ओवेरियन फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे IVF की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशंस में कुछ में इवन पेशेंट को डोनर एग के लिए भी जाना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो फीमेल में होते हैं। फिर उसके बाद फैक्टर आ जाता है मेल फैक्टर, ठीक है, बिकॉज देखो जो इनफर्टिलिटी है उसमें मेल फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है, कुछ में कंबाइंड होता है, वेरी रेयर इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। फिर जो मेल फैक्टर है उसमें आ जाता है कि शुक्राणु की कमी, शुक्राणु बिल्कुल एब्सेंट होना, या किसी को कोई जेनेटिक इशू है, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी में स्पर्म ही एब्सेंट है, वो कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। सो एजोस्पर्मिया में क्या है कि देयर इज़ नो स्पर्म जनरेशन और देयर इज़ जनरेशन, बट वो स्पर्म जो हैं सीमन में नहीं आ रहे।
सो सीमन में अगर स्पर्म्स नहीं हैं किसी भी कारणवश, मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है या जेनेटिक कारण है, किसी भी कारणवश अगर आपके सीमन में ही स्पर्म नहीं है तो ऑब्वियसली हम कोई भी सिंपल तरीके से बच्चा नहीं कर सकते। इवन आईवीएफ में भी हमें फिर चैलेंज आता है। बट थैंक्स टू द साइंस कि साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसी परिस्थितियों को भी टैकल कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शंस आ जाती हैं कि सर्जिकली मीन्स ऑपरेशन से वो स्पर्म्स को निकाला जाता है टिश्यू से, एंड फिर वो स्पर्म्स को अंडे के साथ मिक्स करके इंजेक्ट करके उसका भ्रूण बनाया जाता है लैब में। जो ये इंजेक्शन करने की प्रक्रिया है, मीन्स जैसे एग है, ये स्पर्म है, तो उसे इंजेक्ट किया जाता है, इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन यू कैन से ऑफ आईवीएफ और ICSI। दूसरी कुछ टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी हाई एंड की टेक्निक्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोटेसी। सो माइक्रोटेसी बेसिकली क्या है कि इसमें भी सर्जरी से ही स्पर्म निकाले जाते हैं, बट एक थोड़ी ये डिटेल्ड सर्जरी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप इसे अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं जो कपल्स को इसके रिक्वायरमेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।